नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने जा रही हूँ। रूस ने बैन लगा दिया है अपने एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट पे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस की जो रिफाइनरीज है उन्हें टारगेट किया और इसी के चलते अब आने वाले नवंबर तक रूस एक्सपोर्ट नहीं करेगा एविएशन फ्यूल को। तो इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि क्यों आखिरकार यूक्रेन ने अब अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके अब रिफाइनरीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है रशिया के अंदर। साथ ही यही जानेंगे कि जहां भारत के अंदर इतनी फ्लाइट्स कैंसिल होना, साथ ही साथ यहाँ पे एयरलाइंस का सरकार से डिमांड करना कि भैया अपना जो है वो लगाए जाने वाले टैक्सेस को कम करिए, अदरवाइज हम इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल फ्लाइट्स भी कैंसिल करेंगे क्योंकि हमारी कॉस्टिंग नहीं आ रही है। ऐसे हालातों में जब पूरी दुनिया लड़ रही है, इधर उधर झेलता है भारत, तो क्या असर आएगा भारत पे? आइए डिटेल से प्यारे दोस्तों चर्चा करते हैं। आप देख सकते हो खबरें बनना शुरू होती हैं कि रशिया ने बैन कर दिया एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट को और एविएशन टारगेट मतलब यूक्रेन जो है वो टारगेट कर रहा है अब रशिया की रिफाइनरीज को। हर तरफ ये चर्चा बनने लग जाती है। रशिया बैन्स जेट फ्यूल एक्सपोर्ट्स एज यूक्रेनियन अटैक्स क्रिपल रिफाइनरी। अब आप कहेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है जो यूक्रेन अब रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है? दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि अभी यूक्रेन ने जब अपना ड्रोन का हमला किया था लास्ट ईयर, भयानक तरह से रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था। तो यूक्रेन एक बात समझा कि जो फुल फ्लेज्ड हम मिलिट्री अटैक करते हैं, इससे बेहतर है कि हम क्यों ना जो है वो इनकी रिफाइनरीज को टारगेट करें। रूस का मेन सोर्स जो है इनकम का वो एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, बढ़िया उसी से पैसा कमा रहा है और उसी पैसे से जो है वो आज के टाइम यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। तो उसने कहा कि हम एक मिलिट्री वॉर लड़ने से अच्छा, यूक्रेन भी अब भाई इतने टाइम तक रह रहे कि उसको भी समझ आ गया है कि कैसे हैंडल करना है। तो इतने टाइम तक रह रहे उसको समझ में आ गया कि भाई अब हम मिलिट्री वॉर या ऐसे लड़ाई करने के बजाय एक काम करते हैं, सीधा सीधा इनकी रिफाइनरीज को टारगेट करते हैं। हमको सस्ता भी पड़ेगा और सस्ते पड़ने से साथ साथ इनकी ऐसी चीज बर्बाद होगी जिससे ये पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो इकोनॉमिकली वीक भी होते जाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पे इन्होंने ये वाली टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दिया है। अब हेडलाइंस क्यों बनती है? क्योंकि बेचारा भारत जो कि क्रूड ऑयल पे इंपोर्ट पे इतना परेशान है, हमें मेन दिक्कत यही है कि भैया तेल आ जाए ताकि जनता जो है बात बात में गालियां बकना शुरू कर देती है सरकार को। तो ऑब्वियस सी बात है, जनता भी क्या करे, किसे गरियाए? तो सबसे पहले जो बाकी है, तो हमें जियो पॉलिटिक्स पता नहीं, पहले गाली बको क्योंकि भाई इन्हीं की वजह से सब हो रहा है। तो फंस जाता है भारत इसी बीच में। तो आइए समझते हैं बिहाइंड द हेडलाइंस मामला क्या है। तो ऑफिशियली अब मॉस्को ने कह दिया है कि देखो हमें अपने, अच्छा ऑफिशियल रीजन अलग दिया, मॉस्को ने ये नहीं कहा, रशिया ने ये नहीं कहा कि हमें यूक्रेन ने अटैक कर दिया इसलिए हम यहाँ पे इसको रोक लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ना अपनी डोमेस्टिक मार्केट की जरूरत है, इस वजह से हम जो है वो तेल को अभी स्टेबलाइज करना चाहते हैं अपना डिमांड, इसलिए हम एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं। हालांकि डीपर रीजन यही है कि यूक्रेन जो भना भन अटैक कर रहा है रशिया की रिफाइनरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसीलिए यहाँ पे फिर जब चीजें नहीं हो पाएंगी तो कैसे ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, है ना? तो यूक्रेन रशिया की एनर्जी लाइफलाइन को टारगेट कर रहा है और रशिया के जो रिफाइनरी आउटपुट है वो प्रेशर में है। अच्छा आउटपुट प्रेशर में है, मैम ये एविएशन फ्यूल क्या जमीन से निकलता है क्या? तो आपको थोड़ा सा हम ये चीजें बता दें कि सभी चीजों का जो स्रोत होता है बच्चों, वो होता है भाई क्रूड ऑयल, है ना? क्रूड ऑयल हर चीज का स्रोत है। क्रूड ऑयल से ही दुनिया भर की चीजें बनती हैं। आइए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आप क्रूड ऑयल को फर्नेस में डालते हो और हीट करते हो, तो टेम्परेचर के हिसाब से ही दोस्तों अलग अलग चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप शुरू करो एलपीजी लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको कुकिंग के तौर पे हम लोग जो गैस को यूज करते हैं। दूसरे फिर गैस बनती है आपका नेफेटा, इसे पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक या फिर प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर 40 से 200 डिग्री सेल्सियस पे आ जाइए तो गैसोलीन या पेट्रोल जो हम यूज करते हैं। उसके बाद आप ये समझिए, ये जो 150 से 275 डिग्री पे है ना, ये है केरोसिन। जी हाँ, केरोसिन, केरोसिन से ही यहाँ पे फिर बाद में बनता है जेट फ्यूल, है ना? जेट फ्यूल इसी से ही, इस प्रोसीजर इस टाइम पे निकलता है। फिर डीजल आ गया, हैवी गैस ऑयल आ गया, ये सब चीजें, ठीक है? तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि जो भी मेन स्रोत है, वो मेन स्रोत जो होता है वो होता है
क्रूड ऑयल है ना, तो क्रूड ऑयल मुद्दे की बात होती है और उसी से ही बन के आता है। तो अब रशिया के पास चूंकि क्रूड ऑयल है, तो ये लोग भाई निकाल के, ऐसे समझ लीजिए कि कभी कभी आप ऐसा करते हो कि चाय की पत्ती दूध अलग अलग लेकर आते हो, घर में आके चाय बनाते हो, और कभी कभी आप मार्केट से चाय ले लेते हो, आपको नहीं बनाने का मन है। तो रशिया इसलिए अपने यहाँ भी रिफाइनरीज में रिफाइन करके क्रूड ऑयल को और सीधा सीधा जेट फ्यूल भी प्रोवाइड करता है, उन देशों को भी मिलता है ये जिनके यहाँ बड़ी बड़ी रिफाइनरीज नहीं है, छोटे मोटे देश है, तो पका पकाया माल मंगवा लेते हैं। ठीक है ना, तो ग्लोबल जेट फ्यूल मार्केट्स ट्रिगर और ज्यादा टाइटन हो सकती हैं फर्दर। आइए और समझते हैं आगे क्या मामला है। क्या क्या चीज बैन की वजह क्या है? यूक्रेन ने अपना अटैक अब करना जो है वो शुरू कर दिया है दोस्तों, ऑयल की रिफाइनरीज पे, फ्यूल डिपो पे, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पे, पाइपलाइन पे, स्टोरेज फैसिलिटीज पे। तो ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से जो मेजर रशियन रिफाइनरीज हैं, जो कि आपकी वॉल गोरग्राड में है, रेजान में है, पर्न में है, यारोस्लाव में है, इन सब जगह नॉर्थ सी में है, त्वाप्स में है, दूसरे रीजन्स में है, इन सब में रुकावट देखने को मिली है इनकी रिफाइन करने की कैपेसिटी में, या तो फिर शट डाउन कर दी गई है। ठीक है, अब यूक्रेन का मैंने आपको एजेंडा बताया क्या इस समय चल रहा है। अब वो कहते हैं कि भैया सीधी बात है, तुम मिलिट्री फाइट करने से अच्छा है, वॉर लड़ने से अच्छा है कि रशिया के एनर्जी रेवेन्यू पे, फ्यूल सप्लाई चेन पे अगर तुमने हमला कर दिया, तो मुद्दे की बात हो जाएगी कि रशिया की सरकार के पास ना आएगा पैसा, ना मिलिट्री लॉजिस्टिक खरीदेंगे, ना डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई होगी, तो हर तरह से रशिया को तोड़ देंगे। मुद्दे की बात यहाँ पे अभी लोग टारगेट करने लग गए। आप देख सकते हो यूक्रेनियन ड्रोन अटैक हिट मल्टीपल रशियन टारगेट इंक्लूडिंग रिफाइनरी। हालांकि इससे पहले रशिया ने भी अटैक करा था यूक्रेन पे, तो दोनों का आपसी चल रहा है, वॉर तो चली पड़ी है हर जगह पे। अच्छा, यूक्रेन के मैंने आपको बताया फोकस ये करते थे पहले तो फ्रंट लाइन कॉम्बैट पे, फिर इन्होंने रशिया की इकोनॉमिक आर्टरीज पे किया और ये जाना कि हम इनको तोड़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। अच्छा, इससे ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो, पहली चीज तो आप मुद्दे की समझ लो कि रशिया कोई वर्ल्ड का लार्जेस्ट जेट फ्यूल एक्सपोर्टर नहीं। जैसे अगर कतर को जब नुकसान पहुंचा था तो हम एलएनजी के लिए परेशान हुए थे, वैसा वाला हाल यहाँ पे नहीं है ना। अगर यहाँ पे अगर बात करें कि पूरे विश्व के अंदर कैसे क्या रहेगा, तो भाई देखो और ज्यादा दूसरे जो देश है उनके साथ जो है वो अ, लोग लेने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, देश लेने लग जाएंगे। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो अब ऑल्टरनेटिव तरीका निकालेंगी। और साथ ही हाँ ये समझ लीजिए कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेस चल रही है, दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट की टेंशन चल रही है, हॉर्मोज को चोक करके बैठा है ईरान, दुनिया भर की नौटंकी है। और भाई जरूरतें थोड़ी ना कम हो जाती हैं, जरूरतें तो वैसे की वैसी चलती है ना जैसे विश्व भर में चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के चलते क्या है कि एविएशन स्टॉक काफी प्रेशर में है। अब जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट जैसी हो गई, 2.5% गिर गए रशिया ने जैसे बैन करने की खबर सामने आई। अब मुद्दे की बात यह है कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम खुद ही क्रूड ऑयल को रिफाइन करके दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, तो हमारा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। समझिएगा, इंडिया कोई डिपेंड नहीं करता रशिया के ऊपर हैविली ऑन द जेट फ्यूल सप्लाई को लेके, तो यहाँ कोई इमीडिएट इम्पैक्ट आप भारत के ऊपर नहीं देखोगे, लेकिन इनडायरेक्ट तो इम्पैक्ट आएगा ही, क्योंकि हायर एटीएफ आप समझिए प्राइजेस एविएशन टर्बाइन फ्यूल के बढ़े अगर, तो एयरलाइन के स्टॉक प्रेशर में आए, तो भाई भारत के अंदर जो है वो आम जनता के ऊपर एयर टिकट का प्राइस फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए भारत के पास अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि रशिया की तरफ से अगर चीजें कम सप्लाई होंगी और अगर हमें तेल वहां से बढ़िया मिलता है, तो इसके माध्यम से हमें एक फायदा ये मिल जाएगा कि भाई हम अपने आप पे रिफाइन करें और हम थोड़ी सी जो है वो मार्केट कैप्चर कर ले, और हम हाई वैल्यू जो, भाई देखो एटीएफ तो बहुत हाई वैल्यू होता है। आपको मालूम है हाई वैल्यू क्या होता है? ये पेट्रोल से भी सस्ता होता है एटीएफ, लेकिन चूंकि लगता इतना ज्यादा है, अब आपको जाना है दिल्ली तक पहुंचना है, तो आपको 3-3.5 हजार लीटर लग गया, है ना। तो जब इतना लग गया तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कितने गुना ज्यादा लग गया। तो इसलिए पेट्रोल सस्ता है, पर लेकिन क्या कि इसकी जो बर्निंग चीज है, जो इसका यूसेज है वो बहुत ज्यादा है ना। तो हाई वैल्यू फ्यूल प्रोडक्ट्स को इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है एक सस्ता तेल लेके। तो आई होप आप पूरी कहानी को समझे होंगे। बाकी आप पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चाहिए तो आप इस चैनल को डोनेट कर सकते हैं क्यूआर को स्कैन करके। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए।
9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। बाकी दोस्तों ये है कोटक महिंद्रा का वो नंबर जिसपे आप किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या फिर SIPs कराते हो और मेरा कोड सिर्फ IS बता दे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट चीजों पे मिल सकता है। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं और चाहिए तो यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स भी एंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय